वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। और जैसे कि हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं यूपी बीएड में पिछले वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके और सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान, उनके प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। 2017 का जो सेट है उसमें हम पहले 50 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान के थे उनको हम कर चुके हैं। इसका वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके यूपी बीएड में। और ये जो परीक्षा है ये इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, पिछले जितने भी वर्षों के हमारे पेपर हैं उनके हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा काम है वीडियो को अच्छे से बनाना, आप तक जानकारी पहुंचाना, और आप लोगों का काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने भी प्रतिभागी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाना। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है? सरकारी सीट लेना, यानी कि आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपका सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। तो देखिए, इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा की। देखिए, सबसे जो पुरानी भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत से ही पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और अब प्रारंभिक हिंदी। तो हिंदी किसकी उत्तराधिकारिणी हो गई? संस्कृत की। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है हमारी हिंदी भी, और इसका कौन सा स्थान है? तो इसका दूसरा स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भाषा की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? ध्वनि, जिसको वर्ण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। चारपाई शब्द है, चारपाई किस प्रकार का शब्द है? तो ये है योग रूढ़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो यौगिक होते हुए अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करें और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। तो जैसे ये हो गए योग रूढ़, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। तो क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ऑप्शन बी बिजली का। तो बिजली का और भी पर्यायवाची हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। चपला, ये भी बिजली का ही पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। चालक का तद्भव है, जालक का, माफ़ कीजिए, जालक का, जालक का तद्भव है। जालक क्या है? तत्सम शब्द है, इसका हमें बता रहा है तद्भव कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा झरोखा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। संश्लेषण का विलोम है। तो संश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अन्य देखिए इसमें दिए हुए हैं, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। इस प्रकार से विलोम शब्द दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, धातु। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। फिसलन है, फिसलन क्या है ये हमें बताना है। तो सी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। आप फिसलते हैं तो ये क्या है? एक भाव है, तो ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। लाला का अन्य लिंग रूप है। तो लाला का अन्य लिंग रूप यानी कि स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ललाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। गायक का अन्य लिंग रूप है। तो यहाँ भी देखिए गायक, देखिए पुल्लिंग दिया हुआ है, आपसे स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गायिका। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सही रूप है, तो हमें बताना है सही रूप से जो स्पेलिंग जो इनकी है, जो ये शब्द लिखे हैं, कौन सा किसी में वर्तनी की त्रुटि नहीं है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, साहित्यिक। इसमें देखिए सभी भाषाएं सही जगह लगी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं।
इसमें भी हमें बताना है सही रूप कौन सा है। तो इसमें सही रूप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, इकट्ठा। इकट्ठा सही रूप है, यानी कि इसकी वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सही वाक्य है, तो हमें वाक्य देखना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, आपका कृपा पत्र मिला। तो देखिए पत्र कैसा है, पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कृपा पत्र मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अंजर पंजर ढीले करना, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सी, ऑप्शन हो जाएगा बुरी तरह मारना। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना, ये किसका, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए, लालच देकर उल्लू बनाना, यानी किसी को मूर्ख बनाने के लिए किसी चीज़ का प्रलोभन देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या है। पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्षियों से पानी पिया जाता है। जैसे इंग्लिश में होता है एक्टिव पैसिव, वैसे यहाँ पर भी है। तो या पक्षियों से पानी पिया जाता है या पक्षियों के द्वारा पानी पिया जाता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। बेमेल शब्द को चुनिए, कौन सा ऐसा शब्द है जो इन शब्दों से मेल नहीं खाता। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। क्लब, क्लब क्या होता है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, हाथी का बच्चा। तो हाथी के बच्चे को क्या कहा जाता है, क्लब भी कहा जाता है। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, भैंसे के बच्चे को या भैंस के बच्चे को कटहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए, अर्क के लिए बेमेल शब्द का हमें चुनाव करना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अंतर। अगला क्वेश्चन है 71। रिपोर्टाज का संबंध डैश से है। तो रिपोर्टाज का जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पत्रकारिता से। ठीक है, जर्नलिज्म से। 72 से 73 के उत्तर हमें क्या करने हैं, उचित विकल्पों का चुनाव करना है। रस्सी को सांप समझ लेना, ये क्या होता है, ऑप्शन डी, भ्रम। जब हमें कोई भ्रम हो जाता है तो हमें कोई चीज़ ऐसी प्रतीत होती है जो नहीं होती है, वो भी प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो आपको पता है ज्येष्ठ कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। फूलों सी सुकुमोल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है। तो ये बताना है हमें किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। देखिए इसमें जो स्त्री है वो, उसे किसके समान सुकुमोल बताया गया, फूल के समान। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात। तो ये हमें बताना है किसका उदाहरण है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उपमा में, ठीक है, उत्प्रेक्षा में, माफ़ कीजिए। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, उत्प्रेक्षा का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। रासोचरित काव्य है, उसकी रचना रासक शैली में हुई है। तो यह कथन किस व्यक्ति का है, कौन से ऐसे कवि हैं या लेखक हैं, उनका ये कथन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। हीरामन सुहा का उल्लेख आता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ पर आता है उल्लेख, पद्मावत में। ठीक है, तो पद्मावत जो है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 78 देखते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे, तो हम बताना है सूरदास जी के गुरु जो महाकवि सूरदास हैं उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु थे कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वल्लभाचार्य। अब देखिए इनके साथी जो थे, यानी कि जो इनके अन्य मित्र थे, कुंभन दास थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास थे, ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया
हरिजन छाड़े हाथ तय दिन नेड़ा आया। अब ये बताना है किसकी पंक्ति है, तो किसकी पंक्ति है, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। जो धनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये हमें बताना है किसका उदाहरण है, तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, जब एक ही शब्द का प्रयोग, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार होता है, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में डैश कौन सा शब्द प्रयोग होता है, स्वच्छंदतावाद, ये शब्द का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पतंजलि की कृति है, पतंजलि जो महर्षि पतंजलि हैं उनकी, पंत जी की कृति है, पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी की बात हो रही है यहाँ पर, उनकी कृति कौन सी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चिदम्बरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना को स्थापना जिसकी की थी, कौन थे उनके प्रवक्ता, तो उनके प्रवक्ता थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 84 देखते हैं प्रश्न। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, अब कब मिला, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। ये इसी दिन हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, कब से कब तक भारतेंदु युग था, तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु युग का मतलब देखिए समझिए, जो अग्रदूत थे नवजागरण के उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाम पर ये युग, इसका नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश के बाद हुआ, यानी किसके बाद हुआ, तो 1936 के बाद हिंदी रेखा चित्र का विकास हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देश अधिक सिक्का कब जारी करता है, कब सरकार जो होती है देश की अधिक सिक्के जारी करती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें दिया है, जनता जब गरीबी रेखा से नीचे हो, देश में अकाल और सूखे की हालत हो, देश में युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति हो, महंगाई की हालत हो। तो कब जारी करता है सिक्के देश में युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो तब। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। मुद्रास्फीति, अब ये बताना है मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कृत्रिम रूप से मुद्रा के प्रचलन का बढ़ना। अब कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियली हम क्या करें, जो हमारी मुद्रा है, जो हमारी करेंसी है, उसको हम क्या करें, उसके प्रचलन को, उसके ट्रेंड को बढ़ाएं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। पैसों के खर्च का हिसाब रखना सरकार को कब मुश्किल हो जाता है, तो हमें बताना है जब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, जब वो पैसे का हिसाब नहीं रख पाती, तो कौन सा समय होता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, योद्धाओं और विशेषज्ञों को तैयार करने में और बाहर से चीज़ें मंगवाने में। जब विशेष तौर पे कोई योद्धा तैयार करने हैं, कोई आपको स्पेशल पैनल बुलाना है, स्पेशल लोगों को तैयार करना है, उस समय क्या होता है, पैसों के खर्च का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। दिया गया परिच्छेद आधारित है, किस पर आधारित है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र पर, ठीक है। देखिए परिच्छेद पूंजी तथा मुद्रास्फीति से संबंधित है, इसलिए ये किससे संबंधित हो गया, अर्थशास्त्र से। अब देखिए 91-92 में दी गई पंक्तियों के छंद हमें बताने हैं, ठीक है। तो प्रश्न 91 क्या है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। तो हमें बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, दोहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, सुन सिए सत्य हसीस हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। अब ये क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा चौपाई। ये क्या है? चौपाई है। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में? 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? तो किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास की प्रमुख रचना है बीजक। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? किसका प्रमुख काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, निर्देश प्रश्न है, इसमें देखते हैं 95 से 96 में जो पंक्तियां हैं उसमें हमें रस को बताना है। ठीक है, प्रियपति वह प्राण मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर करुण रस है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब ये क्या हो जाएगा? वीर रस का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में 97 से 98 प्रश्नों में हमें उसके अनुसार उत्तर देना है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन ना को छाणी महातम और देव को ध्यावे। अब बताना है हमें, कमल नयन अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार क्यों है? अब उपमेय का अपमान है, यहाँ पर उपमेय का उपमान किया गया है। उपमेय उपमान कहाँ पर? देखिए जहाँ एक रूप कहा है ना, तो कमल नयन में नयन को कमल के समान स्वीकार कर लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, तो जो अभी रेखांकित पंक्ति आपने देखी ये ऊपर है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे जहाज के लिए पंछी उड़ता है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उपमान को भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, इन दोनों के लिए हमें ये पढ़ना है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। अब देखिए मानवीकरण क्यों है इसको समझते हैं। निर्जीव वस्तु या प्रकृति के सजीव रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मानवीकरण रूप इसका। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, दिवसावसान का अर्थ है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संध्या। दिवस का अवसान यानी कि दिन का खत्म होना, ठीक है, समाप्त होना, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, एक लाइक करिए, और इन वीडियोस को जितने भी अभ्यर्थी हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के लिए उन सभी तक पहुँचाइए। धन्यवाद।